कोरोना में ये लॉकडाउन भी फर्स्ट टाइम हमारे लिए एक नया अनुभव था। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग और जो बंदिशें हैं वो तो अपनानी पड़ेगी सब जगह। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है। कि मैं तो एक दिन में 25-25 हज़ार लोगों से हाथ मिलाता था, गले लगाता था, क्योंकि मैं मानता था कि मैं उनका सेवक हूं। लेकिन कोरोना ने हमको सिखा दिया कि अब लाइफ स्टाइल भी हमको बदलनी पड़ेगी, काम करने के तौर तरीके भी हमको बदलने पड़ेंगे। ये वैश्विक महामारी है और पूरे देश को मिलकर के इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मॉल हो, थिएटर हो, चाहे सब्जी बाजार हो, सबको हमने बंद करवा दिया था। स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी ये सब बंद करवा दिए। इसके कारण से फैलने में फैल नहीं पाया। अरुणाचल का दूसरा पहचान जो है वो टूरिज्म सेक्टर में है। यहाँ का वातावरण और यहाँ का वादियाँ बहुत ही सुंदर है। तो कोरोना वायरस से चलते इस इंडस्ट्री को बहुत ही जोर का झटका तो लगा हुआ है। हमने सख्ती की, पूरे देश भर में जहाँ लॉकडाउन चल रहा है हमने कर्फ्यू ही लागू किया। आज तक भी कर्फ्यू यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लागू है। पूरा रिलैक्स होके हम लोग रह सकेंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में हमें काफी संभल के रहना पड़ेगा, पूरे देश को संभल के रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हिंदुस्तान की सड़कों पर या तो आपको खाकी नजर आएगी या सफेद वर्दी डॉक्टरों की, या फिर उन लोगों की जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, आपकी खातिर अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन का दूसरा चरण जैसे पूरा हो रहा है, उसके साथ ही यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम विश्लेषण करें कि क्या खोया है, क्या पाया है हमने इस पूरे अंतराल में, और आने वाले दिनों में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं अर्थव्यवस्था अपने कदमों पे वापस लौटे, हमारी सेहत को किसी तरह का कोई खतरा न रहे। इस समय हम जयपुर में मौजूद हैं। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट, समूचे देश की एक एक रिपोर्ट और अपडेट आपको दिखाएंगे आज इस 1 घंटे में, उस पूरे लॉकडाउन और आने वाले दिनों का विश्लेषण। संक्रमण से संग्राम में देश ने और ज्यादा दिनों की बंदी का बलिदान मांगा। सरकार ने सहूलियत, सख्ती और सावधानी के नियमों के साथ 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया। लॉकडाउन की नई तारीख अब 17 मई तक है। राज्य सरकारों को लॉकडाउन बढ़ने की आहट पहले से सुनाई दे रही थी। अब जब नीतियां तय हो चुकी तो पालन पर पैनी नजर है। लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सरकार का साथ दे रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग अब हमारे साथ है। समयबद्ध ढंग से जो कार्य योजना बनी, आज उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन में पूरी तरह ढील दे दी गई है। जिंदगी और मौत के संक्रमण के बीच लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा है, लेकिन इसके परे एक खाई रोजगार और कारोबार के संकट की भी है, जो रोज चौड़ी होती जा रही है। लॉकडाउन बढ़ा है तो सरकारों के पास इस खाई को पाटने का या कम करने का क्या प्रबंध है, इसको लेकर भी संशय की स्थिति कम और संकल्प अधिक दिखता है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे वो पेट्रोल पंप खुलने की बात हो, चाहे दवाई दुकान खोलने की बात हो, वो सब चीजें हम लोगों ने आसानी से सबको मुहैया कराया और इस कारण से हमारे प्रदेश में कोई भगदड़ नहीं मचा। उद्योगपतियों से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि जो मजदूर आप यहाँ काम कर रहे हैं, उद्योग बंद होने की स्थिति में उन लोगों को अपने ही परिसर में रख के भोजन पानी की व्यवस्था करें। इंडस्ट्री दुकान खुल सके, इंडस्ट्री चल सके, वो छूट दी गई है। परंतु बाकी जो है बंदिश से, ये बाकी डिसिप्लिन है, चाहे वो मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे हम लोग ने यहाँ तक किया भाई कि जो पान और जर्दा और गुटखे खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, वो भी कोरोना फैलाने का कारण बन सकता है। उसमें भी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। हमारी कोशिश होगी
कि हम शीतकालीन पर्यटन न केवल 6 महीने का बल्कि 12 महीने का पर्यटन ये उत्तराखंड में उसको हम आगे बढ़ाएं। कि ठीक है कि हमने अपनी व्यवस्थाओं में जो आवश्यक खर्चे है उसको पूरा कर रहे हैं, उसको कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे और उन प्रयत्नों से हम अपने इस समय को अभी और आगे बढ़ाएंगे। संक्रमण थमा नहीं है, रोज इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी तो संक्रमण की लड़ाई का क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता का क्या होगा? लॉकडाउन जब खत्म पूरा हो जाएगा तब भी जो स्थिति बन गई है उसमें हैबिट में डालना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। आपने देखा होगा यहाँ हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हमारे यहाँ आदिवासी गांव में लोग पत्ते के मास्क लगा के पहन रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इस अशिक्षित क्षेत्र में, ये पिछड़ा राज्य में, जहां आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक आज से नहीं सदियों से ये समूह में कई परेशानियां रही हैं, इसके बावजूद आज इस संक्रमण में आप लोगों का जो एक्टिवनेस देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, मुझे लगता है शहरी क्षेत्रों से ज्यादा एक्टिव आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं। धीरे धीरे अब लोगों के मन में भी बात आ गई है कि 3 बात, मास्क, बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस अवश्य रखना है, और तीसरा बताया था कि मैं बार बार साबुन से अपना हाथ धोऊंगा। राज्य सरकारों की चिंता और नियमों के पालन की जिम्मेदारियों के साथ केंद्र सरकार ने कुछ गाढ़ी लकीरें भी खींच दी हैं, जो हर हाल में लॉकडाउन पार्ट 3 का नियम बनी रहेंगी। देश संक्रमण की स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटा रहेगा। रेल, हवाई यात्रा, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस व्यवस्था हर जोन में स्थगित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग या कोचिंग सेंटर हर जोन में बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हर जोन में बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां और उनके लिए जमा होने पर हर जोन में प्रतिबंध रहेगा। हर जोन में शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक गैर जरूरी काम से निकलना बंद रहेगा। हर जोन के 65 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोगों के साथ 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक लगी रहेगी। प्रतिबंध के अलावा जोन के हिसाब से कई सहूलियतें भी दी गई हैं, जिन्हें सख्ती के साथ राज्य सरकारों को पालन कराना होगा। प्रतिबंध जो हर जोन में जरूरी है, उसके बाद ग्रीन जोन में बाकी गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जारी रहेंगी। यहां बसों को 50% क्षमता के साथ चलाया जा सकता है। ऑरेंज जोन में पूर्ण प्रतिबंध वाली गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां की जा सकेंगी, लेकिन टैक्सी में ड्राइवर के साथ अधिकतम 2 यात्री ही हो सकते हैं। कुछ गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी। कोरोना के रेड जोन के कंटेनमेंट वाले इलाकों में जहां संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है, वहां सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई को छोड़कर किसी गतिविधि की इजाजत पहले की तरह नहीं होगी। कंटेनमेंट इलाकों के बाहर रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवाएं और क्लिनिक्स को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा कई अन्य तरह की गतिविधियां जैसे जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग, शहरी इलाकों में निर्माण की अनुमति होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सबको अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तर सभी अफसरों और 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, सिटी बस और नाई की दुकानें बंद ही रहेंगी। ग्रीन जोन में जो नियम चालू होते उसी हिसाब से त्रिपुरा में लगभग सभी दुकानें खुल चुकी है, सिर्फ सिनेमा हॉल और बाकी जो मॉल बंद है। हमारा काम संक्रमण को रोकना पहला काम है, और ये संक्रमण रुकता तभी जब संपर्क की चेन को हम तोड़ दें। तो हम संपर्क की चेन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज जोन में केवल कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सब जगह हम दुकान खोलने से लेके, जो दुकानें नहीं खोलना है, सिनेमा घर जैसे, अलग अलग मॉल जैसे, उनको हम प्रतिबंधित करके बाकी एक्टिविटीज हम चालू कर देंगे।
वहाँ निर्माण के काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापक पैमाने पर हम शुरू कर देंगे। अभी भी फसल खरीदी का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है। कोरोना के समय में अगर दर्द की कहानियां सामने आई हैं तो दर्द को मिटाने वाले ऐसे हीरोज भी सामने आए हैं। ये जयपुर शहर की महिला ब्रिगेड है जिसका नाम है निर्भया स्क्वाड। आज की तारीख में ये केवल इस संदेश के साथ निकलती हैं कि लोग अपने घरों के भीतर रहें, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर ये दूसरों की जिंदगी की परवाह कर रही हैं। इसीलिए इस सब के बीच ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हिंदुस्तान ने लॉकडाउन किया, इतने लंबे समय के लिए किया, इतना सारा नुकसान उठाकर किया, तो हिंदुस्तान को इससे हासिल क्या क्या हुआ है। क्या भारत ने कोरोना के कर्व को फ्लैट करने में कामयाबी पाई है? क्या लॉकडाउन पार्ट 2 के जरिए भारत ने कोरोना पर दूसरे देशों के मुकाबले नियंत्रण पाने में सफलता पाई है? देश के अंदर संक्रमित मरीजों की रफ्तार किस तेजी से दोगुनी हो रही है, ये तय करता है कि हालात काबू में हैं या काबू से बाहर। हम आपको आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करके दिखाते हैं कि भारत में 100 से 1000 और फिर 10,000 केस तक पहुंचने में दूसरे देशों के मुकाबले कितना समय लगा और देश के अंदर लगे लॉकडाउन ने इसमें क्या भूमिका निभाई। भारत में लॉकडाउन 25 मार्च को लागू हुआ था। 11 मार्च को भारत में कोरोना के 50 मरीज थे। 24 मार्च तक 20% की रफ्तार से ये आंकड़ा रोज बढ़ता रहा, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से इस आंकड़े में 3% की गिरावट दर्ज की गई। यानी लॉकडाउन से पहले मरीजों की जो संख्या 20% के हिसाब से बढ़ रही थी, वही लॉकडाउन के बाद 17% के हिसाब से बढ़ी। WHO के अनुसार भारत कोरोना के 100 से 1000 मामलों तक दूसरी सबसे धीमी रफ्तार से पहुंचने वाला देश रहा। भारत ने 15 दिन का समय लिया। 29 मार्च को भारत में कोरोना के 1000 मरीज हो गए थे। जापान में सबसे धीमी रफ्तार से 29 दिनों में 100 से 1000 कोरोना के केस बढ़े। भारत में यह आंकड़ा 15 दिनों में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया 11, अमेरिका और इंग्लैंड में 9 दिनों में, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में 7 दिनों में, दक्षिण कोरिया और इटली में 6 दिनों में, जबकि चीन और ईरान में 5 दिन में 100 से 1000 मरीजों तक आंकड़ा पहुंचा। तुर्की में यही आंकड़ा 4 दिनों में पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अगर कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए कोई कदम न उठाया गया होता, यानी हालात को जस का तस छोड़ दिया गया होता, तो 15 अप्रैल तक भारत में मरीजों की संख्या 8.2 लाख होती और बाकी कदम उठाए गए होते, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन न लगाया गया होता तो 1.2 लाख मरीज होते। यानी आज भारत में मरीजों की संख्या को देखें तो बिना लॉकडाउन की स्थिति में ये 4 गुना ज्यादा होते। यानी देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन ने कोरोना के संक्रमण पर काफी हद तक ब्रेक लगाया है। बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। जो भी लॉकडाउन अभी 1 महीने से चल रहा है उसका तो अच्छा असर हो रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन का हमारे जो एफर्ट्स है उसका वायरस पे क्या असर हो रहा है और हमारे पे क्या असर हो रहा है, ये 3 चीज अलग अलग है। एक बीमारी है, एक वायरस है और एक हम सब लोग हैं। तो वायरस पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमको ठीक तरह से पता नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वायरस को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है। अभी तक 2 म्यूटेशन आ गए हैं, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, अलग अलग है। तो वायरस म्यूटेट होके वापस आ सकता है। वायरस पे ज्यादा करके कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, ये हमको याद रखना चाहिए। अब अगर 100 मरीजों से 10,000 मरीजों तक पहुंचने के आंकड़ों को देखें तो नजर आएगा कि 100 से 10,000 केस तक पहुंचने में भारत ने 30 दिन का समय लिया। आंकड़े दोगुने होने की रफ्तार 4.5 दिन रही। अगर रैंकिंग की जाए तो भारत इस कैटेगरी में 19वें नंबर पर है। चीन 100 से 10,000 के आंकड़े तक 10 दिन में पहुंच गया। इस लिहाज से चीन की डबलिंग रेट 1.8 दिन हुई। तुर्की ने यह फासला 11 दिन में तय किया। संक्रमित मरीजों की डबलिंग दर 1.9 दिन रही।
ईरान 2.3 दिन, इटली 2.4 दिन, अमेरिका 2.4 दिन, स्पेन 2.4 दिन, जर्मनी 2.6 दिन, फ्रांस 2.8 दिन, इंग्लैंड 3.1 दिन, रूस, नेदरलैंड्स और ब्राजील में 3.6 दिन में कोरोना के संक्रमण 10,000 केस तक पहुंचे। भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी में हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन है या जो डेथ रेट है, इसको हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देशों से तुलना करें तो हम बहुत सेफ स्थिति में हैं। लेकिन आगे भी हम सबको और सतर्क होकर के कैसे हम लोग न केवल कोरोना के खिलाफ इस जंग को जारी कर सकते हैं, अभी तो हम लोग इस बारे में भी ये तय करें कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की कार्रवाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट्स का शतक लग चुका है। राजस्थान में भीलवाड़ा में स्थिति सुधरी, तब तक जयपुर में स्थिति बिगड़ गई। हम इस समय जयपुर के सबसे प्रभावित इलाके रामगंज में मौजूद हैं, जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। लेकिन अब एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि संक्रमण के इस दौर को लॉकडाउन से धीमा तो किया गया, लेकिन लॉकडाउन के दौर से देश निकलेगा कैसे? एग्जिट प्लान क्या है? सरकार ने तय किया है कि लॉकडाउन के संपूर्ण एग्जिट प्लान से पहले अभी लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत ज्यादा है। इसी वजह से अभी पूरा फोकस एग्जिट प्लान की बजाय बढ़े हुए लॉकडाउन में नियमों को निभाने पर है। लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया, दुनिया को देखते हुए वो यहाँ जरूरी था। आइए पहले वो समझाते हैं। इटली में लॉकडाउन से पहले रोज 38% के हिसाब से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, तो लॉकडाउन लगाने से वहां 27% की गिरावट दर्ज की गई। लॉकडाउन के बाद रोज 11% कोरोना के मामले सामने आने लगे। जर्मनी में लॉकडाउन से पहले 31%, लॉकडाउन के बाद 10% मामले आए। स्पेन में लॉकडाउन से पहले 40%, बाद में 16%, फ्रांस में 35%, बाद में 13% मामले दर्ज किए गए। हालांकि अमेरिका ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया। नतीजा दुनिया के सामने है। सबसे विकसित देश कोरोना मरीजों की संख्या में भी सबसे आगे। ये सही बात है कि अगर जो लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी जो मुसीबत बहुत बढ़ जाती है आज तक। तो इसीलिए लॉकडाउन का फायदा बहुत हुआ है कि एक तो चेन में ब्रेक आया है, दूसरा इसकी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके ऊपर बहुत कंट्रोल है। अगर जो आप इसकी तुलना और देशों से करेंगे जहां लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं था या नहीं किया गया, तो उनके अंदर बहुत रैपिडली ये फैला है। तो ये बहुत संतुष्टि की बात, ये दो बातें हैं। एक तो टोटल नंबर कम बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि हॉटस्पॉट्स जो है वो उनका पता लग गया है। तो ये आज के दिन गवर्नमेंट की जो तैयारी है कि हॉटस्पॉट्स को तो लॉकडाउन रखना ही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे जो संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं पे जब तक उसमें ड्रॉप नहीं आएगा तब तक उन हॉटस्पॉट्स को खोलने का कभी भी मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि सही समय पर हम लोगों ने लॉकडाउन किया और ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही समय पर लागू किया गया। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में हम लोग इसे कैसे धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे और इकोनॉमिक लाइवलीहुड और एक्टिविटी वापस लाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए कोई रोड मैप तैयार है? जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटनी जरूरी है, कारोबार चलाने हैं, स्कूल खोले जाने हैं, दफ्तर खुलने हैं, यानी लॉकडाउन से बाहर तो निकलना है, लेकिन जिंदगी की कीमत पर नहीं। दूसरे कई देश संपूर्ण या आंशिक लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। उनमें से कुछ लॉकडाउन में रियायत देने पर विचार कर रहे हैं। फ्रांस 11 मई तक लॉकडाउन नहीं खोलेगा। 11 मई के बाद 3 हफ्ते तक कुछ छूट दी जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। इंग्लैंड में जब तक कोरोना के मामले 50 केस प्रतिदिन नहीं रह जाते तब तक बंदिशें जारी रहेंगी। पाबंदियां हटने के बाद वही लोग बाहर निकल सकेंगे जो तंदुरुस्त होंगे और कोरोना संक्रमण के खिलाफ जिनके पास इम्यूनिटी सर्टिफिकेट होगा।
डेनमार्क में डे केयर सेंटर और प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। जर्मनी में छोटी दुकानें खोली गई हैं, स्कूल खोले गए हैं, लेकिन वही जा सकते हैं जिनकी परीक्षा होनी है। धार्मिक स्थल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्पेन में बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन जारी है, पर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इटली भी 4 मई से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देगा। सड़क पर इस कोरोना आर्ट को देखिए। ये लॉकडाउन में खुद को व्यस्त और लोगों को स्वस्थ रखने का तरीका है। घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बाहर निकलोगे, मुझसे नहीं बचोगे, ये एक कोरोना वायरस कह रहा है, जो लाल और नीले रंग का आपको यहाँ पर जयपुर की सड़क पर नजर आ रहा है। दरअसल लॉकडाउन जब हुआ तो इस तरीके से लोगों को सावधान किया गया। और सरकार का क्या काम था इस समय? सरकार का काम था कि इसी समय पर आप अस्पतालों को बनाएं, टेस्टिंग की सुविधाओं को बढ़ाएं, बेड्स की संख्या बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि उस मोर्चे पर इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या हुआ है। लॉकडाउन के समय जब पूरा देश घरों में बंद रहता है, तब इस समय का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही लॉकडाउन का असली मकसद भी होता है। लोगों को घर में रोका जाए ताकि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बेतहाशा न बढ़ती जाए। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या नियंत्रित रहती है, तो सरकार को इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने का मौका मिलता है। कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कोविड अस्पतालों का निर्माण और उनमें बड़ी संख्या में बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम। 23 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए हुए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,770 कोविड-19 अस्पताल हैं, जिनमें 24,644 बेड हैं, 12,371 वेंटिलेटर्स और 1,66,960 आइसोलेशन बेड्स। और प्रदेश में अंदर अकेले कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 52,000 बेड उपलब्ध हैं आज के दिन पर, जहां पर हम कुशलता पूर्वक हर एक व्यक्ति को यहां पर कोरोना पॉजिटिव से जुड़े हुए या कोरोना के सिम्टम से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को हम उपचार की सुविधा प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। हमारे पास लैब की व्यवस्था का कार्य हो, लॉजिस्टिक की व्यवस्था हो, इन सभी को हमने क्रमबद्ध ढंग से अलग अलग कार्य किया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत 400 जिलों के अंदर अस्पतालों, गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स को कोविड हेल्थ केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इनमें 4 लाख आइसोलेशन बेड्स बनाए गए हैं, जिनमें से प्राइवेट अस्पताल 24% और सरकारी अस्पताल 76% बेड का इंतजाम कर रहे हैं। जो उस वक्त चर्चा चल रही थी कि वेंटिलेटर कम है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है, पीपी किट का सवाल है, तभी हमने गुजरात में तय कर लिया था कि भाई क्यों सारी दुनिया में इसका अभाव है, अछत है, तो गुजरात खुद मैन्युफैक्चर करे। तो हमारे गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्टों ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया और आज भारत सरकार ने भी 5,000 वेंटिलेटर बनाने का उनको ऑर्डर दिया है और 1,000 वेंटिलेटर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसमें से 400 वेंटिलेटर मिल गए हैं, 600 सप्लाई चल रही है। तो वेंटिलेटर की कमी नहीं है। N95 मास्क भी हम यहां गुजरात में बना रहे हैं। देश के 12 सबसे संक्रमित राज्यों में इन एडिशनल बेड्स का इंतजाम किया गया है, जिनमें तमिलनाडु में 31,880 आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया गया है, आंध्र प्रदेश में 24,534, गुजरात में 12,191, राजस्थान में 29,069, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,23,661, तेलंगाना में 23,221, उत्तर प्रदेश में 12,598, केरल में 9,791, मध्य प्रदेश में 30,908, कर्नाटक में 17,969, पश्चिम बंगाल में 9,191 और दिल्ली में 2,803 एडिशनल आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया गया है।
सरकार ने देश में मौजूद वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही कह दिया था। भारत में अभी स्कैनरे टेक्नोलॉजीज, एग्वा हेल्थ केयर, एबी इंडस्ट्रीज, एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम, एवीआई हेल्थ केयर, लाइफलाइन बिज और मीडियन हेल्थ केयर वेंटिलेटर बनाते हैं। इन सभी कंपनियों ने फरवरी में कुल मिलाकर 2520 वेंटिलेटर्स का उत्पादन किया था, लेकिन मार्च तक इन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना बढ़ाया और 5580 वेंटिलेटर बनाए। मई तक इन कंपनियों का 50,000 वेंटिलेटर हर महीने बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा भारत सरकार विदेश से भी वेंटिलेटर्स इंपोर्ट कर रही है। टेस्टिंग अभी भी भारत में एक बड़ा सवाल है। जितनी जल्दी ज्यादा टेस्टिंग होगी, उतनी जल्दी संक्रमित मरीजों की देखरेख शुरू हो पाएगी। शुरुआत में कोरोना की टेस्टिंग सिर्फ आईसीएमआर अपने सेंटर्स में ही कर रहा था, लेकिन समय के साथ 298 सरकारी लैब्स और 97 प्राइवेट लैब्स में भी टेस्टिंग शुरू हो गई। 30 अप्रैल तक भारत ने 8,30,201 सैंपल टेस्ट कर लिए थे। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए, और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। टेस्टिंग की स्केल बढ़ाने के लिए चीन से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स मंगवाई गईं, लेकिन फील्ड रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े आने के कारण आईसीएमआर ने उनको टेस्टिंग के लिए अनफिट घोषित कर दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आरटी-पीसीआर स्वैब टेस्ट को ही कोविड की पहचान करने के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना है। छोटी दुकानें हो या फिर बड़े उद्योग, पूरी अर्थव्यवस्था पर ताला लगा देना कोई आसान फैसला नहीं होता है, लेकिन ये समय भी तो अप्रत्याशित है। सरकार की तरफ से अगर ये फैसले लिए गए तो इसके पीछे एक बहुत लंबी गहरी सोच थी। आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को कैसे उबारना है, ये भी सरकार की एक बहुत कठिन जिम्मेदारी होगी। चले गए तू ही अंदर देख नींदी आ गई। ज्यादा लॉकडाउन चलेगा, लेकिन थोड़ी जिंदगी भी चलेगी। टेंशन तो स्वाभाविक था, लग रहा था एक्सटेंशन हो गई। राज्य सरकार ने पहले अनाउंस कर रही थी और भारत सरकार ने कल अनाउंस कर, क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और एक साथ में हटाना ही नहीं चाहिए, ना हटता है। इसलिए लग रहा था कि फेजेज वाइज हटेगा, और वही कल जो फैसले हुए ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को साथ लेकर हुए कैसे हम लोग लॉकडाउन में ढील दे सकें। जितना यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जितनी तेज़ी से बढ़ा उसकी तुलना में बहुत कम है, और इसके पीछे की वजह यह है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग अभी शायद उतनी भयावह स्थिति में नहीं पहुंच पाए। थोड़ी जिंदगी चलेगी तो थोड़ा रोजगार भी बढ़ेगा। नरेगा काम करते हैं हम, और 199 रुपए हमारे वो आते हैं। जो काम कर रही हैं उसमें अब लॉकडाउन के बाद थोड़ा बढ़ा है पैसा? हाँ, बढ़ा है। थोड़ा रोजगार बढ़ेगा तो थोड़ी उम्मीदें भी जागेंगी।
पूरे राजस्थान भर में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा के माध्यम से रोजगार पा रहे थे। और जब से लॉकडाउन का सेकंड फेज चालू हुआ और गांव में नरेगा के कामों को हमने अलाउ किया और हमने रोजाना मॉनिटर कर कर इसकी डिमांड को बढ़ाया है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 11 लाख लोग ऐसे हैं जो नरेगा में काम ले रहे हैं। थोड़ी उम्मीदें जगेंगी तो दर्द की लकीरें भी मिटेंगी। लॉकडाउन है तो जिंदगी है, ये कह के दिमाग को तो समझा लिया, लेकिन दिल को कौन समझाएगा। पोता 20 दिन का हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन की बंदिशों में अभी तक उसे गोद में लेकर दुलारना नसीब नहीं हो पाया। ये ना मेरा छोटा सा पोता है। अच्छा, अभी यार दिखाना, ये देखो। कब पैदा हुआ था इसको? ये हो गया मेरा 20 दिन का। 20 दिन का। 20 दिन मतलब आपने उसको अभी तक मोबाइल पे ही देखा है? हाँ जी, मोबाइल पे। काम की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए घर से निकले थे, पोता उसके बाद दुनिया में आया। लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया तो इनके जैसे कई और ट्रकों के पहिए भी हाईवे के किनारे आकर जाम हो गए। वीडियो कॉल से बातचीत, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा है? हाँ जी, बात बहुत तो हो जाती है। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल से वीडियो कॉल वहाँ से जवाब चाह रही है। एक आधी बार बात होती है जी। हमेशा ट्रैफिक के ग्रीन रेड सिग्नल पर चलने वाली जिंदगी रेड ऑरेंज ग्रीन जोन में बटी। व्यवस्था के पहिए थमे हैं तो अर्थव्यवस्था का भी चक्का लगभग जाम है। देश की शीर्ष अनुसंधान, रेटिंग, जोखिम और नीति सलाहकार कंपनी क्राइसिल ने अनुमान लगाया है कि 3 मई तक के लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए का नुकसान। रेटिंग्स तय करने वाली तमाम कंपनियां देश की आर्थिक वृद्धि दर कम करती जा रही हैं। IMF ने जनवरी-फरवरी में भारत की जो ग्रोथ रेट 5.8% जताई थी, वो 1.9 रह जाने का अनुमान है। लेकिन फिर भी मायूस मत होइए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जाती नहीं दिख रही, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जापान सबकी अर्थव्यवस्था माइनस में जाती हुई नजर आ रही है। Just want to point out also for India, which is that number we have of 1.9% is for the fiscal year. So it's fiscal 2021. So it spills over into the first quarter of 2021. If we were doing a calendar year based number, that would be our projection for this calendar year is 0.5%. So these are some of the distinctions. I also, another point I would like to make is I think that in terms of the risks to our forecast, I would say that some of the biggest risks are on the downside for emerging and developing economies. And the reason for it is that while we've seen the severity of the pandemic in the US and Europe, following from China, we haven't seen that severity yet in many developing and emerging markets. थोड़ा थोड़ा जोड़कर इस नन्हे से बच्चे ने ये गाड़ी बनाई है। कोरोना से निरंतर लड़ते देश में कुछ कुछ ऐसे ही जीवन की गाड़ी को चलाकर ले जाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। कहीं थोड़ा है, कहीं थोड़े और की जरूरत है। ये जो नॉन एसेंशियल जितने भी एक्टिविटीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सर्विसेज हैं, बहुत प्रॉब्लम में है लोग। इसलिए यद्यपि मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए और छोटे उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए, कुल 5 लाख करोड़ के आसपास आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है वो बिलियंस में नहीं, मल्टी ट्रिलियंस में, और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है। और जब मैं कई बार आगे की भी सोचता हूँ कि आने वाले भी जो 3 महीने, 6 महीने और साल होगा, वो बहुत चैलेंजिंग होगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें सरकार को तो मदद करनी ही पड़ेगी, लोगों को भी ऐसे तौर तरीके खोजने पड़ेंगे कि अपने कम से कम खर्चे करें। नरेगा का जो भुगतान है वो भी 220 रुपये प्रतिदिन हो गया है, और हमने ये कहा कि जो लगभग 80% जो काम हो रहा है वो लोग अपने निजी खेतों में, निजी मकानों में काम कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो
उनका खुद का घर का निर्माण वो करें और उनका पेमेंट उनको मिले। किसी भी फैक्ट्री में या कहीं पर भी आज काम चल नहीं रहा है जो लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो इसके माध्यम से रोजगार मिल रहा है, लोग स्वस्थ भी रह पा रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करने का मौका मिल रहा है। केंद्र ने 1.7 लाख करोड़ की मदद के पैकेज से गांव देहात में राहत के इंतजाम किए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा रोज हाथ में आता है तो मन ज्यादा मजबूत रहता है। मनरेगा करोड़ों कामगारों के लिए रोज के रोजगार का जरिया तो है ही, केंद्र ने रकम बढ़ा दी है, इसकी खुशी और भी ज्यादा है। आप लोगों को किस तरह का काम करना पड़ रहा है? हमको अच्छे से काम मिल रहा है और हमारे यहाँ की सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, अच्छे से काम करवा रहे हैं और हर सुविधा हमको मिल रही है। तो पैसे कितने मिल रहे हैं अभी? पैसे अब तो 202 रुपए। पहले कितना मिल रहा था? पहले 199 मिलता। 199 मिल रहा था, अब वो पैसे बढ़ गए हैं? हाँ, बढ़ गए, बढ़े हुए मिल रहे हैं। बढ़ गए। देश भर से प्रवासी मजदूरों को मूल राज्यों में लाने ले जाने के लिए गाइडलाइंस तय हो गई और उन्हें उनके राज्यों तक पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लॉकडाउन 17 मई तक अब देश का मुकद्दर है, उसके आगे क्या होगा कोई स्पष्ट कहने की स्थिति में अब भी नहीं है। जिम्मेदारी सिलसिलेवार तरीके से अब राज्य सरकारों की है कि वो रोटी रोजगार के साथ आम आदमी की जिंदगी के संतुलन को कैसे बिठाएंगे। आपको मालूम है हमारे पास कितने माइग्रेंट लेबर हैं? 13 लाख है मेरे पास। 10 लाख के करीब लुधियाना में ही है, कुछ जालंधर, अमृतसर, बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल शहर है सब है। अब हमारी इंडस्ट्री भी चलने लगी तो हो सकता है कि कई इनमें से कहें कि नहीं हमने काम करना है यहाँ पंजाब में, हमने जाना नहीं अभी। लेकिन जिसने जाना है हमने सेंटर को कह दिया कि जैसे आप साउथ इंडिया से ट्रेन दे रहे हैं हमें ट्रेन दे दो। लगातार मजदूरों को लेकर के और हमारे छात्र छात्राओं को लेकर के केंद्र सरकार के साथ हमारी संवाद चल रही थी कि हमें लोगों को लाने का अनुमति दिया जाए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मजदूर दिवस के दिन इतने बड़े संख्या में हम लोगों ने ट्रेनों से लोगों को लाया। व्यक्ति को मजदूर हो या व्यापारी हो, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं उनको मजदूर नहीं बल्कि अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। केंद्र सरकार की नई लॉकडाउन नीति ने रेड जोन में भी मनरेगा के तहत काम को ग्रीन सिग्नल दिया है। भारत सरकार ने बहुत से लिबरल अप्रोच में काफी बड़ी सहूलती भी दी है। इंडस्ट्री शुरू हो रही है, नेशनल हाईवे पूरा शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ है। केवल हमारे यहाँ भी जो गाँव एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले जो हमारे लेबर है जिनका संक्रमण हुआ था उनको भी, बच्चों को, उनको सबको ले जाने की व्यवस्था हो रही है। मुझे लगता है काफी रिलैक्सेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार संकट की इस घड़ी को आत्मनिर्भरता के अवसर के तौर पर परिभाषित किया है। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं को देखिए और देखिए कि कैसे ये मुश्किल वक्त में भी स्वरोजगार से अपना जीवन चला रही हैं। दिन में कितना? मैम एक दिन में 1000 ये लोग पीस निकाल सकते हैं। यहाँ सांगनेर में 30 पंचायत समितियां हैं जिसमें से अभी कुछ से ही इन लोगों को काम मिला है, मगर हम चाहते हैं कि बाकी सारे से भी अगर हमको काम मिलना शुरू हो जाए तो इतनी हमारी है कि हम लोग काफी मात्रा में यहाँ से मास्क हम दे सकते हैं। मतलब डेली यदि कहें ना तो बना सकती हैं, बिल्कुल कंप्लीट, मतलब फटाफट लेके जाओ। 500 से 1000 एक दो जने आपस में मिलके बहुत फटाफट बनाती हैं। मतलब जैसे केवल ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास में। थोड़ा खुला है, थोड़ा और खुल रहा है, लेकिन ज्यादातर देश बंद है ताकि सांसें बंद न हो। कोरोना संक्रमण रोज बढ़ ही रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी उतना ही सहन कर सकती है जितने में उसकी रीढ़ न टूटे। ये आमेर किले के बेरोजगार हाथी हैं, इनके साथ ही कई लोग भी बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि कोई कामकाज चल नहीं रहा है। पर्यटन पूरी तरीके से बंद है, पूरे देश में लॉकडाउन है, उद्योग धंधे सब कुछ बंद है। हाँ, जान बची है और जान बचना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन ये सारे लोग अब जानना चाहते हैं कि इस जान से आगे का जहान इनके लिए कैसे संवर सकता है। ये ऋषिकेश है। यहाँ पर एक तरफ इस बात की खुशी है कि गंगा स्वच्छ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की चिंता
कि लगभग 100% पर्यटन पर आधारित ये शहर अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा। सिर्फ ऋषिकेश ही क्यों, उत्तराखंड देश के पर्यटन का बड़ा केंद्र है। उत्तराखंड की करीब 83% कमाई पर्यटन से ही होती है। हर बरस यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है, लेकिन लॉकडाउन की मजबूरियों में सब बंद है। जो ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो सिर्फ अब 3 महीने का है, अप्रैल मई और जून महीने का। इस समय जो यहाँ था, ये विश्व महामारी कोरोना के चक्कर में सारे क्राफ्टिंग, कैंपिंग और सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। यह हमारा 3 महीने का नुकसान नहीं है मैडम, यह हमारा अगले साल मार्च तक का 21 तक का नुकसान पूरा बुक हो चुका है। रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर्स के लिए समय और मौसम दोनों अनुकूल हैं, लेकिन सैलानी एक भी नहीं। 3 महीने होते हैं मुख्यतः एडवेंचर पर्यटन के लिए, जिनमें से 1 महीना बीत चुका है, दूसरा बीत रहा है, तीसरे का पता नहीं। इसके बाद अगले साल ही नंबर आएगा, तब तक क्या होगा, कैसे होगा, ये इनके लिए बड़ा सवाल है। नहीं, कहीं कुछ काम है ही नहीं। हम सब इस समय बिल्कुल डाउन हो रखा काम, कोई कहीं से कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर सब कुछ एकदम ठप पड़ा है। WTC का मानना है कि दुनिया में सबसे खराब असर टूरिज्म पर पड़ा है, जिसने 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। भारत में यह अनुमान है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। लेकिन तमाम आर्थिक नुकसान के बावजूद भारत कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। प्राथमिकता तय है, सबसे ऊपर है जान। पर्यटन के ऐसे प्रसिद्ध जगहों पर आपको कभी ऐसी खामोशी देखने को नहीं मिलती, चाहे धूप कितनी ही कड़ी क्यों ना हो जाए। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ बदला है। दुनिया वीरान नजर आती है, सड़कें सुनसान नजर आती हैं, लेकिन पर्यावरण आबाद है। इस लंबे लॉकडाउन के कुछ फायदे भी रहे। गंगा का पौराणिक सम्मान लौटा। यमुना का खोया हुआ मान लौटा। जालंधर से दिखने लगा हिमालय। सहारनपुर से पहाड़ों वाला बर्फीला तापमान लौटा। लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार पर जरूर बेड़ियां कस दी, लेकिन प्रकृति के सारे बंधन खोल दिए। हवा से प्रदूषण के कण घटे तो सांस के मरीजों को राहत मिली। शोर शराबा कम हुआ तो चिड़ियों का चहकना ज्यादा हुआ। केमिकल कचरा बंद हुआ तो नदियों की कलकल स्वच्छ हुई। बिल्कुल अलग नजर आ रहा है जी। इस समय ऐसा लग रहा है कि जो आज से 500 वर्ष पहले गंगा जल आता था, इस समय वो आ रहा है गंगा जल, क्योंकि बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। और जो ये फैक्ट्री वगैरह ऊपर जो बंद है, ये सब गिरता था तो उससे थोड़ा प्रदूषित हो जाता था, लेकिन अब इस समय ऐसा अब आचमन करने लायक भी है और बहुत अच्छा जल आ रहा है। माना कि कहीं कहीं जिंदगी हाईवे पर लॉकडाउन में लॉक है, ये भी सच है कि कहीं कहीं मृत्यु संवेदनाओं पर भी रोक है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रोटी रोजगार की समस्या चुनौती देने लगी है। लेकिन सच ये भी है कि जिस तरह कोरोना से अब तक देश लड़ा है और लड़ रहा है, कोरोना हाँफने लगेगा। वो मौत का कोहराम वैसा नहीं मचा पाएगा जैसा उसने दुनिया में मचाया। वो भारत को वैसे नहीं रुला पाएगा जैसे दुनिया को रुलाया। देश कोरोना से रोज थोड़ा थोड़ा जीत रहा है, रोज थोड़ी थोड़ी उम्मीदें बढ़ रही हैं, रोज जिंदगी को खोलने के नए रास्ते बन रहे हैं। उदासी की जगह मुस्कुराहटों ने लेना शुरू कर दिया है।
याद बस इतना रखना है कि लॉकडाउन के आगे जीत है। इस लॉकडाउन का बीमारी की रोकथाम पर असर एक लॉन्ग टर्म में रहे, लंबे समय तक रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर लड़ते रहें। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत।